गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अशोक के फूल नामक निबंध को पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पाठ का पूरा सारांश पढ़ा और आज से हम लोग गद्यांशों पर आधारित उनके प्रश्नोत्तर, जिसमें बीच बीच में जो है व्याख्या भी दी रहेगी, जैसा कि बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रथम गद्यांश हम लोग चुनते हैं, वह है गद्यांश नंबर 1 और वह है सर्वप्रथम मैंने आपको 2 दिन पहले वादा किया था कि आपको अशोक के फूल का जो है गूगल पर सर्च करके उसका फोटो आप पर डालूंगा। तो देखें, यह है अशोक का सुंदर पुष्प, इसकी एक छवि, एक सीनरी इसकी ये है। दूसरी देखें, ये भी अशोक का ही फूल है। इसका एक दूसरा रूप गुलदस्ते में सजा हुआ किस तरीके से, और एक तीसरा भी दृश्य ये भी अशोक के फूल का ही सुंदर दृश्य है। कितना मनमोहक है, कितना सुंदर पुष्प है। इसी को अशोक के फूल कहते हैं। और जो हम आप गांव देहात के लोग जो तरंगायित माने लहरदार जो है वृक्ष जो देखते हैं, जो इस विद्यालय में भी है और सजावट के रूप में बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन उसमें फूल कभी नहीं आते हैं, ना हम लोग देखते हैं, वह अशोक, उसका जो नाम रखा गया वो अलग अशोक है। ये अशोक का पौधा अलग है, जिसके इतने सुंदर फूल होते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग गद्यांश पर आते हैं। गद्यांश 1। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। यहाँ तक लेखक जो है, ये एक पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था और उस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं, जिन पर कुल 5 प्रश्न होते हैं, अर्थात 2 into 5, अर्थात हर प्रश्न 2 अंक का और 10 अंक का ये प्रश्न होता है। ये गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। कहाँ आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखते थे और 7 नंबर का आता था क्वेश्चन, उसमें से 3 या 4 नंबर देते भी परीक्षक सोचता था। लेकिन यहाँ 2-2 नंबर का प्रश्न है, अगर आपने सटीक लिखा है तो आपको 10 में 10 पूरे अंक मिलते हैं। तो अंक अर्जित करने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर सटीक देना बहुत ही आसान भी है और
आपके लिए लाभप्रद भी है। कोई इसमें खास आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको प्रश्नों को पढ़ें और इसका उत्तर भी इसी में छिपा हुआ है। बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर के सारगर्भित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के आप लोग बच्चे हैं तो उसी प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आसानी से आप उत्तर दे सकते। जैसा कि आप लोग आगे देखेंगे ही, किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। अब इतना सा प्रश्न जो है, आप इस मन उदास हो जाता है, अब इतना ही आप इसमें ढूंढें और जहां को आपको ये वाक्यांश मिल जाए उसी वाक्य को पूरा उतार दें, आपका उत्तर सही। किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है, तो ऊपर में दिया है पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। ये तो कक्षा 5-6 का बच्चा भी अगर अपठित गद्यांश की तरह पढ़ता है और उसको समझता है तो उसके उत्तर दे सकता है। तो ये आपके लिए तो बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखा, लेखक के अनुसार कुछ लोग किस प्रकार दूरदर्शी होते हैं। दिया है यहाँ, कुछ लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी आप लोग समझते हैं, एक यंत्र भी होता है जिसे आप लोग टेलीस्कोप कहते हैं, या पहले दूरबीन हुआ करती थी। भाई हम साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन जितना मुझे पता है, अर्थात दूर की वस्तुओं को भी आसानी से देख लेना, देखने की क्षमता रखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। अब यहाँ देखने की बात नहीं है, दूरदर्शी का मतलब यहाँ ये अर्थ लिया जाता है कि जो बहुत दूर तक की सोच ले। अर्थात अतीत के बारे में तो सब जानते हैं, वर्तमान के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, भविष्य के बारे में भी जो भविष्यवाणियाँ करने लगे, भविष्य का भी अनुमान करने लगे, उन्हें दूरदर्शी कहते हैं। जो बहुत दूर की आने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेते हैं। इस गद्यांश में लेखक के अनुसार उनके अंतर्यामी कौन है। अब देखिए, असली में दे ही रहा है वाक्य में, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी आप लोग जानना चाहिए। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सब वाक्यांशों के लिए, एक शब्द अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब जो आपके हृदय की बात को अच्छी तरह से जानता हो। आपके अतिरिक्त इस दुनिया में कौन है जो आपके हृदय को की बात को जान सकता है। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, यदि आप आस्तिक हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो आप जानते हैं कि आपके अलावा आपके हृदय की बात को जानने वाला केवल परमात्मा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित यहाँ है ये, और इसी को हमने जो है थोड़ा सा बदल करके इसे लाल अक्षरों में परिवर्तित कर दिया है, जिससे थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से देखने में समझ में आए। इसकी व्याख्या कीजिए, करना है। गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप अच्छी तरह से याद रख लें। आपके सिलेबस में अब कुछ पाठ्यक्रम किए गए हैं जिसका विवरण मैं कल दूंगा। मेरे पास घटाए हुए सिलेबस का पूरा ब्यौरा है, सभी विषयों का है। आप लोगों को कल मैं जो है सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो भी बता दूंगा। तो पाठ का एवं लेखक का नाम, तो पाठ आप जानते ही हैं, तो उत्तर आप लिखेंगे गद्यांश के पाठ का नाम कॉमा के अंदर अशोक के फूल एवं लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए इसका उत्तर मैंने बनाया है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। प्रश्न आपने देखा था कि क्या था, कि किसे देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। तो उत्तर होगा पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ लोग किस प्रकार दूरदर्शी होते हैं। तो देखें, लेखक के अनुसार कुछ लोग बड़े दूरदर्शी या काफी दूर तक सोचने वाले होते हैं। वह किसी व्यक्ति के अतीत की, तो अतीत माने बीते हुए,
बीती हुई बातें तो सभी जानते हैं। अतीत की तो एक एक परत को उघाड़ते ही हैं, उनके भविष्य की मृत्यु पर्यंत तक की संभावनाओं दुर्भावनाओं का विवेचन लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें सभी प्रकार से दीनहीन प्रमाणित करने का प्रयत्न भी करते हैं। इसी प्रकार से लेखक ने बताया है कि लोग कितने दूरदर्शी होते हैं। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश में लेखक के अनुसार उनके अंतर्यामी कौन है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस गद्यांश में लेखक के अनुसार उनके अंतर्यामी परमपिता परमात्मा ही हैं, अर्थात परमेश्वर हैं। व्याख्या, तो देखिए गद्यांश आपके समक्ष है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को देखकर हतभाग समझने मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। अब इसकी को व्याख्या आप लोगों को व्यक्त करनी है। तो देखिए एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, यहाँ लेखक दिया व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी यदि आपको अच्छी तरह से कन्फर्म है, अन्यथा यहाँ तो आपका गलत होगा ही होगा, यहाँ अगर आप गलत नाम देंगे तो यहाँ भी नंबर कट जाएगा। इसलिए यहाँ आप लेखक कहते हैं लिख सकते हैं, अगर आप 100% श्योर हैं तब लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि कभी भारतीय संस्कृत में अत्यधिक आदरित माने आदर पाने वाला अशोक के वृक्ष को आज जब मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वे अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं हूँ कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं और उनकी सुंदरता से मुझे कोई ईर्ष्या हो रही है। कई बार ऐसा होता है, लोगों की अच्छाइयाँ, लोगों की प्रशंसा, लोगों के अच्छे अच्छे कार्य, लोगों की सफलताएं देख करके जो दूसरे लोग हैं उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, क्योंकि स्वयं तो कर नहीं पाते तो उनसे ईर्ष्या करते हैं। इसलिए मैं उसकी कमियों का अन्वेषण माने खोज कर, कमियां निकाल कर, उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा हूँ। संसार में दूसरों में दोष निकालकर स्वयं पर प्रसन्न अथवा आनंदित होने वाले लोगों की कमी नहीं है, किंतु मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों में दोष निकालकर स्वयं को उनसे श्रेष्ठ सिद्ध कर स्वयं पर खुश होते हैं। और अंतिम प्रश्न आप जान ही रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल एवं लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। एक गद्यांश आज और हम लोग पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों को भी लिखेंगे, लेकिन उत्तर आज नहीं कल हम लोग समझेंगे। और आप लोग केवल 2 प्रश्न, एक प्रश्न का उत्तर हम समझाएंगे, वह है रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग स्वयं लिख करके जो है उसको डालेंगे व्हाट्सएप पर। तो आइए गद्यांश 2 पर देखें। रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। ये आपका गद्यांश है, इसमें ये रेखांकित अंश है। और इस पर जो प्रश्न दिया गया है उसको आप लोग समझें। प्रश्न देखें, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। क आप लोग इसको लिखेंगे और इसका उत्तर आपको भेजना है, व्हाट्सएप करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, अगर आप कर सकते हैं इसकी व्याख्या अपने मन से, कहीं से नकल करके नहीं, तो कर सकते हैं तो करिएगा, अन्यथा कल हम समझाएंगे इसको। भारत में कितनी जातियां आईं?
आप देख रहे हैं इसमें दिया ही गया है। हिंदू रीति नीति किन उपादानों का मिश्रण है, ये भी देखिए प्रश्न में दिया है। पशु पक्षी किनका भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो बहुत आसान से प्रश्न है जिनका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आप सभी कर सकते हैं। तो मेरे इन आशाओं पर खरे उतरने के लिए कल आप लोग केवल ये ख को चाहे तो छोड़ दे, बाकी क ग घ अंग्या चारों प्रश्नों का उत्तर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।